नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको समष्टि अर्थशास्त्र में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है न्यून मांग और आदि मांग की समस्या, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र का स्टूडेंट होने के नाते आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए दोस्तों मैंने आपके लिए इस चैप्टर के सारे इम्पॉर्टेंट बिंदु यहाँ पे लिख रखे हैं। इन्हें एक ही वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही ज़्यादा सरल शब्दों में आपको समझाऊँगा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, ये टी.आर. जैन बुक का 8वां चैप्टर है जो कि एनसीईआरटी सिलेबस पे बेस्ड है। अगर आप इससे पहले के 7 चैप्टर देखना चाहते हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों जगह पे प्लेलिस्ट दे रखी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पूर्ण रोजगार संतुलन का अर्थ क्या होता है। देखिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि जो परंपरावादी विचारधारा के लोग थे, जो परंपरावादी विचारधारा के अर्थशास्त्री थे और जो केंजियन विचारधारा थी, उन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस था। देखिए, जो परंपरावादी विचारधारा के लोग थे उनका ये कहना था कि जहां पर भी समग्र मांग और समग्र पूर्ति, जैसे कि मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा समझाऊं, उनका परंपरावादी विचारधारा के लोगों का ये कहना था कि जहाँ पर समग्र पूर्ति और समग्र मांग, यानी ये अगर हमारी समग्र पूर्ति है एएस है और ये अगर हमारी एडी है, जहाँ पे भी ये काटती है एक दूसरे को, मान लीजिए कि ई बिंदु पर काटती है, तो यहाँ पर हमेशा इस ई बिंदु पर हमारे देश में या किसी भी देश में अर्थव्यवस्था में क्या रहेगा, पूर्ण रोजगार का संतुलन रहेगा। जो जिसका खंडन करते हुए केंजियन विचारधारा यानी केंज ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। एएस और एडी हमारे पूर्ण रोजगार, अति पूर्ण रोजगार और अल्प रोजगार तीनों स्थिति में एक दूसरे के बराबर हो सकती है, जबकि परंपरावादी विचारधारा के लोग ये कहते थे कि जहां पर भी समग्र पूर्ति और समग्र मांग एक दूसरे के बराबर होती है वहाँ पे सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है, जिसका खामियाजा उन्हें 1929 और 30 में उठाना पड़ा, जब पूरे विश्व में महामंदी आ गई। तब एक अर्थशास्त्री निकल के आया जिसका नाम क्या था, केंज। और केंज की मेथोडोलॉजी को ही हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इसका बेस समझ में आ गया। एक बारी थोड़ा सा दोबारा बता देता हूं कि मैंने आपसे कहा कि जो परंपरावादी विचारधारा के लोग थे, जो अर्थशास्त्री थे, उनका ये मानना था कि जहां पर समग्र पूर्ति और समग्र मांग एक दूसरे के बराबर होती है वहां पे सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है, जबकि केंज ने इसका खंडन किया और कहा कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के पूर्ण रोजगार, अति पूर्ण रोजगार और अल्प रोजगार तीनों अवस्था में एक दूसरे के बराबर हो सकती है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। अब हम समझते हैं कि पूर्ण रोजगार जो संतुलन होता है उसका अर्थ क्या होता है। फिर मैं आपको इसका डायग्राम बड़ा बना के दिखाऊंगा, बस आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों, क्योंकि इन सब को लिखने में और वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है। तो आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो क्लासमेट्स होते हैं, आपके स्कूल का जो ग्रुप है, वहाँ पे शेयर जरूर किया करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए अब अर्थ समझते हैं कि पूर्ण रोजगार संतुलन से अभिप्राय, यानी जो पूर्ण रोजगार संतुलन है उसका जो अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से है, अर्थव्यवस्था में उस स्थिति से है जब श्रम के पूर्ण उपयोग के साथ, देखिए सबसे मेन है श्रम के पूर्ण उपयोग के साथ एएस और एडी अथवा एस
इक्वल टू आई होता है। यानी यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है पूर्ण रोजगार। देखिए रोजगार का मतलब क्या होता है? श्रम। अगर हमें श्रम, हम कहीं पे एक नौकरी करते हैं तो हमें क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। अगर एक देश की अर्थव्यवस्था में, अगर जैसे कि मान लीजिए भारत में, अगर भारत में समग्र पूर्ति और समग्र मांग एक दूसरे के बराबर है और जितने भी लोग प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार थे उन सबको भी नौकरी मिल जाती है जो योग्य भी थे, तो फिर उस स्थिति में हमारे देश में पूर्ण रोजगार पर संतुलन प्राप्त होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों कि जब हमारी समग्र पूर्ति और समग्र मांग एक दूसरे के बराबर हो या फिर नियोजित बचत या नियोजित निवेश एक दूसरे के बराबर हो, बट कंडीशन क्या है? जब वो श्रम के पूर्ण उपयोग के साथ हो। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूं। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात, आप इसको समझने का प्रयास करें कि सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस बनाना है, फिर आपका ये आ गया मूल बिंदु, ये आ गया आपका वाई एक्सिस। आप जानते हैं कि जो समग्र पूर्ति का वक्र होता है वो 45 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलता है, जो कि ये बताता है कि जो समग्र पूर्ति का वक्र है वो पूर्णतया लोचदार है। यानी मांग, समग्र मांग बढ़ती है तो ये बढ़ जाता है, समग्र मांग घटती है तो ये घट जाता है, बिना कीमत में परिवर्तन हुए, सामान्य कीमत में परिवर्तन हुए। ये किसका मत था? कीन्स का मत था। जितनी भी बातें मैं इस चैप्टर में करूंगा ये कीन्सियन विचारधारा के अनुसार है, जिसने परंपरावादी विचारधारा का खंडन किया था। दोस्तों ये बात आप जरूर याद रखें कि भैया ये हमारा इनकम हमेशा बराबर किसके होती है? समग्र पूर्ति के। और समग्र मांग और आय और पूर्ति के दो घटक होते हैं जिसे हम C+S कहते हैं। आप हमेशा ये पूरी बात लिखा करें। फिर इसके बाद अगर हमारी समग्र मांग का वक्र होता है वो कभी भी शून्य से स्टार्ट नहीं होता है। देखिए समग्र पूर्ति का वक्र शून्य से स्टार्ट होता है, बट समग्र मांग का वक्र शून्य से कभी भी स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों न्यूनतम उपभोग का स्तर सदैव बना रहता है एक देश की अर्थव्यवस्था में, भले आय 0 हो। ये चीज अगर आप समझना चाहते हैं तो पिछले पार्ट में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके और आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा AD, जिसके दो घटक होते हैं C+I होते हैं। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये जो E पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी समग्र मांग है, समग्र पूर्ति है और समग्र मांग है बराबर है, और साथ में दोस्तों हमारे देश में पूर्ण रोजगार भी है। पूर्ण रोजगार यानी पूर्ण रोजगार पर जो संतुलन प्राप्त होता है हमें, तो वो पूर्ण रोजगार संतुलन कहलाता है। पूर्ण रोजगार का मतलब दोस्तों कभी भी ऐसा मत समझना कि जितने भी देश में लोग हैं उन सभी को रोजगार मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने कहा उन सभी लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाता है जो रोजगार करने के योग्य हैं, पहली बात, और दूसरी बात वो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है। कुछ लोग अगर तैयार नहीं होते हैं, कुछ लोग अपनी मर्जी से भी बेरोजगार रहते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। और दोस्तों पूर्ण रोजगार में भी कई प्रकार की बेरोजगारियां पाई जाती है, जिन्हें मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट आपको पहले ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पूर्ण रोजगार का जो संतुलन होता है वहां पे प्राप्त होता है जहां पर समग्र मांग, समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो, और साथ में देश की अर्थव्यवस्था में उन सभी लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाए जो प्रचलित मजदूरी दर पर रोजगार करने के लिए तैयार है और योग्य है। सबसे मेन योग्य भी हैं, काबिल भी हैं। क्योंकि अगर एक अंधा व्यक्ति कहेगा कि भाई मैं तो बस चलाऊंगा, तो क्या उसे सरकार अलाउ कर देगी? आप बताइए, नहीं करेगी ना, क्योंकि वो उसके योग्य नहीं है। सिंपल सी बात है दोस्तों। पूर्ण रोजगार का मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अभी और अच्छी तरीके से मैं आपको इस वीडियो के अंत तक क्लियर कर दूंगा, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो में प्लीज़ मेरे साथ बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। भले आप 11th क्लास में हो, भले आप 12th क्लास में हो, या फिर आप
कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि अल्प रोजगार संतुलन का क्या अर्थ होता है। बहुत ही सिंपल सी बात, अगर मैं इसे डायग्राम से बनाऊं आपके लिए तो देखिए बहुत ही सिंपल। अल्प रोजगार क्या होता है? अल्प रोजगार, अतिपूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार, तीन तरीके की चीजें होती हैं। अब जरा देखिए, हमने अभी आपके लिए बनाया कि भाई जो समग्र पूर्ति का जो वक्र होता है वो 45 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलता है, जो कि इनकम बराबर होती है एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट सप्लाई और इनकम के दो कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम C+S कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा पूरा लिखें आप। इसके बाद हमारी जो समग्र पूर्ति का जो स्तर था, हमें चाहिए था ओ इतना स्तर, पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करने के लिए इतना। ये एडी जो है ये फुल एम्प्लॉयमेंट, देखिए एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट, एफ का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट से है। इस बिंदु पे हमें क्या मिल रहा था? पूर्ण रोजगार प्राप्त हो रहा था। इस ई बिंदु पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था में समग्र पूर्ति और समग्र मांग बराबर भी है। ठीक है, और यहाँ पर हमें पूर्ण रोजगार प्राप्त हो रहा है। पूर्ण रोजगार, ये एफ का मतलब पूर्ण रोजगार है, यानी जितनी एक देश की अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करने के लिए समग्र मांग की आवश्यकता थी, ये उसको शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पूर्ण रोजगार। परंतु दोस्तों क्या हुआ कि जो समग्र मांग है वो OE, मान लीजिए ये OE है, इतना स्तर चाहिए था, पर समग्र मांग इससे कम रह गई। मान लीजिए बहुत सारे कारण रह सकते हैं समग्र मांग के कम रहने के। तो ये AD एट U, U का मतलब होता है दोस्तों अंडर एम्प्लॉयमेंट, F का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट। अब ये यहाँ पे काट रही है, E1 पे काट रही है। देखिए इस E1 पर भी हमारी जो समग्र मांग, समग्र पूर्ति है और जो समग्र मांग है एक दूसरे के बराबर है। परंतु दोस्तों हमारा जो पूर्ण रोजगार का स्तर था वो हमें कहाँ मिल रहा था? OA पे मिल रहा था, ये हमारा पूर्ण रोजगार का स्तर था। बट हमारा पूर्ण रोजगार का स्तर क्या रह गया? कम रह गया। तो देखिए यहाँ पे भी आय का संतुलन भी प्राप्त हो रहा है, उत्पादन का संतुलन भी प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे भी आय का संतुलन और उत्पादन का संतुलन प्राप्त हो रहा है। बट इस बिंदु में आय और उत्पादन के संतुलन के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का संतुलन स्तर भी प्राप्त हो रहा है, यानी पूर्ण रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। परंतु इस बिंदु की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आय और उत्पादन का तो संतुलन स्तर प्राप्त हो रहा है, परंतु देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार भी थे, योग्य भी थे, परंतु उन्हें काम नहीं मिला। यानी यहाँ पे ये उस स्थिति को प्रकट कर रहा है, यानी अल्प रोजगार की स्थिति को प्रकट कर रहा है। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें, वर्तमान स्थिति की भारत में आज अगर 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर की डेट है तो भारत में अभी क्या चल रहा है? अल्प रोजगार चल रहा है, क्योंकि कितने सारे लोगों को जॉब नहीं मिल रही है जो काबिल भी हैं और योग्य भी हैं और वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार भी है, परंतु दोस्तों नौकरियां नहीं है। इसलिए भारत में वर्तमान स्थिति में क्या चल रहा है? अल्प रोजगार की स्थिति चल रही है। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति और अल्प रोजगार की स्थिति। अल्प रोजगार का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसको मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको ये डायग्राम समझ में आ जाए। पिछले वीडियो में मैंने आपको डायग्राम पहले से बना दिए थे, बट इस वीडियो में मैंने आपके डायग्राम पहले नहीं बनाए, क्योंकि मुझे लगा कि ऑन द स्पॉट अगर मैं बनाऊंगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए डायग्राम ऑन द स्पॉट बनाऊं तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी बात मुझ तक पहुँच जाएगी। तो दोस्तों मेरे साथ ज़रूर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इकोनॉमिक्स आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा आसान बना दूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स, विक्की की पाठशाला केवल इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाती नहीं है बल्कि आपको समझाती है। और अगर आप इस बात से सहमत हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो देखिए यहाँ पे मैं पढ़ दूं कि अल्प रोजगार संतुलन से अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से है जब श्रम के पूर्ण उपयोग के बिना, श्रम का पूर्ण उपयोग कहाँ हो रहा था? ई बिंदु पर, ठीक है, यहाँ पे होता है श्रम का पूर्ण उपयोग, परंतु हमारा जो संतुलन प्राप्त हो गया वो हमें E1 पे हो गया।
जबकि देखिए दोनों पे हमारा आय और उत्पादन का संतुलन स्तर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे हमें पूर्ण रोजगार प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे हमें अल्प रोजगार प्राप्त हो रहा है। बहुत ही सिंपल, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब श्रम के पूर्ण उपयोग के बिना AS इक्वल टू AD अथवा नियोजित बचत नियोजित निवेश के बराबर है। तो आई थिंक आपको पूर्ण रोजगार क्या होता है, अल्प रोजगार क्या होता है, ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई हैं, दोनों चीजें, सॉरी। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो पूर्ण रोजगार होता है ये क्या होता है। देखिए मैंने अभी आपको पहले बताया कि पूर्ण रोजगार का संतुलन, अल्प रोजगार संतुलन। अब मैं आपको बताऊंगा कि पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, ये वही बात है कि अर्थव्यवस्था में वह स्थिति है जब संसाधनों के पूर्ण उपयोग के साथ समग्र पूर्ति, समग्र मांग एक दूसरे के बराबर होती है, परंतु इसका अर्थ अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी की स्थिति नहीं है। अगर मैं इसको अपने शब्दों में कहूं तो ऐसे कहूंगा कि पूर्ण रोजगार की स्थिति एक देश की अर्थव्यवस्था में उस स्थिति की ओर प्रकट करती है कि जब उन सभी लोगों को, उन सभी का मतलब श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो जाता है जो वर्तमान मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तैयार होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, योग्य होते हैं। योग्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर यहाँ पे भी वही बात है, मैंने अपने थोड़े से अलग शब्द इस्तेमाल किए। पर दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा कि पूर्ण रोजगार का मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि देश की अर्थव्यवस्था में कोई बेरोजगारी है ही नहीं। यानी यहाँ पे इसलिए लिख रखा है कि परंतु इसका अर्थ अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी की स्थिति नहीं है। पूर्ण रोजगार होते हुए भी देश में कई प्रकार की बेरोजगारियां पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ति और मांग प्रचालों यानी पैरामीटर्स में निरंतर परिवर्तन होने के कारण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की प्राकृतिक दर सदैव पाई जाती है। यानी देखिए दोस्तों, भले भारत देश हो या अमेरिका हो या फ्रांस हो या यूके हो या पाकिस्तान हो या नेपाल हो, कोई भी देश, कितना भी विकसित देश हो, कितना भी अल्प विकसित देश हो, हर देश में क्या पाई जाती है? बेरोजगारी पाई जाती है। ये स्वाभाविक है क्योंकि मांग और पूर्ति में निरंतर परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से जो श्रम बाजार होता है उसमें कभी कमी और कभी वृद्धि होती रहती है। तो ये स्वाभाविक रूप से है कि किसी भी देश में बेरोजगारी पाई जाएगी यद्यपि वहाँ पे पूर्ण रोजगार प्राप्त हो रहा हो देश की अर्थव्यवस्था में। अब हमें ये समझना है कि वो कौन सी महत्वपूर्ण बेरोजगारियां हैं एक देश की अर्थव्यवस्था में जब पूर्ण रोजगार होते हुए भी एक देश की अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले है ऐच्छिक बेरोजगारी। अभी ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है? बहुत ही सिंपल, ऐच्छिक बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जब एक श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार नहीं होता जबकि वो योग्य है। जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, मैं किसी प्राइवेट स्कूल में गया, मैंने अपना इंटरव्यू दिया और मैंने पूछा कि हाँ भाई कितनी सैलरी है। मैंने प्रिंसिपल से पूछा सर सैलरी पैकेज बताइए, तो उसने कहा भैया 7,000 रुपये आपको महीना दिया जाएगा। तो मैंने कहा कि भैया मैं तो 7,000 रुपये में नहीं पढ़ा पाऊंगा, कोई बात नहीं, मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। तो देखिए अब मैं बेरोजगार रहा, अपनी खुद की इच्छा से रहा ना, तो इसे ही कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। यानी आपको काम मिल रहा है, आप काम करने के योग्य भी हो, परंतु आप वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर एक और एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हो और आप 12वीं के बाद कॉल सेंटर लाइन में जाते हैं। आपने इंटरव्यू दिया गुड़गांव जाके या गुरुग्राम जाके और आपका इंटरव्यू सिलेक्ट हो गया, आप बिल्कुल पास हो गए। पर जब आपने उनसे आपकी सैलरी पूछी तो उन्होंने कहा कि आपको 6,000 रुपये दिए जाएंगे। तो आपने देखा यार 6,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें से यार 1,500-2,000 रुपये तो मेरे आने जाने में लग जाएंगे, तो बचेगा ही क्या?
तो इसलिए आपने मना कर दिया और आप अपने घर में जाके बेरोजगार रह गए खुद की इच्छा से। तो ऐसी ही बेरोजगारी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? ऐच्छिक बेरोजगारी। जब व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से बेरोजगार रहता है। अब अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? बहुत ही सिंपल। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? बहुत ही सरल सी बात है कि देखिए, जब कोई श्रमिक किसी वर्तमान मजदूरी दर पर किसी नौकरी को वर्तमान मजदूरी दर पर करने के लिए तैयार भी है, योग्य भी है, परंतु उसे काम नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर दूं मैं आपको कि आप कॉल सेंटर गए, ठीक है, आप 6,000 रुपये में भी आपने पता किया कि भैया कॉल सेंटर में कितनी जॉब कितनी सैलरी चल रही है, आपको पता लग गया कि 6-7 हज़ार रुपये में, बट आपकी मजबूरी थी, आपने सोचा कोई बात नहीं कुछ तो मिलेगा तो मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। आप इंटरव्यू देने गए तो आपने देखा कि वहाँ पे लिखा हुआ था नो वैकेंसी। तो फिर आप क्या हो गए? अपनी इच्छा से नहीं हो आप बेरोजगार, सरकार की इच्छा से बेरोजगार हो, संस्था की इच्छा से बेरोजगार हो। तो ऐच्छिक बेरोजगारी तो वो होती है जब एक श्रमिक स्वयं अपनी इच्छा से बेरोजगार रहता है, जबकि अनैच्छिक बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जब एक श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के योग्य भी है, इच्छुक भी है, परंतु उसे काम नहीं मिलता है। तो ये दोनों आपको बेरोजगारी समझ में आ गई। ये दोनों बेरोजगारी कहाँ कब पाई जाती है? जब एक देश की अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होता है तब भी ये पाई जाती है। आप समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा एनसीईआरटी यानी सीबीएसई बोर्ड इनको पूछता है दोस्तों। अब बात करते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी। संघर्षात्मक बेरोजगारी और इसके बाद है संरचनात्मक बेरोजगारी। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूर्ण रोजगार की स्थिति में ये दोनों भी पाई जाती है। पहली बात करते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी। मान लीजिए दोस्तों, मैं एक कंपनी ए में जॉब करता हूं, ठीक है। यहाँ पे इस ए कंपनी में मेरी जो सैलरी है वो 12,000 रुपये है। मैंने एक बी कंपनी में इंटरव्यू दिया और वहाँ पे मेरी सैलरी 20,000 रुपये थी, ठीक है। तो भैया सिंपल सी बात है, इस नौकरी को मैं छोड़ूंगा और इस नौकरी को मैं पकड़ूंगा, क्योंकि यार मैं तो किसी का सगा नहीं, यानी कोई भी किसी का सगा नहीं। जो कंपनी जितने भी ज़्यादा पैसे देते हैं श्रमिक उसी के लिए काम करना चाहता है। सिंपल सी बात है दोस्तों। तो देखिए, मुझे यहाँ पे क्या कर देना पड़ेगा? पहले रिज़ाइन देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। इन दोनों, यहाँ से रिज़ाइन देने और वहाँ पे ज्वाइन करने के बीच में जो गैप होता है, क्या होता है? जो गैप आ जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 तारीख को नौकरी छोड़ दी, रिज़ाइन दे दिया, यहाँ पे मुझे मिली, मैंने यहाँ पे नौकरी प्राप्त की 20 तारीख को, या फिर अगली 1 तारीख को मैं यहाँ पे ज्वाइन हो गया, या मैंने 10 को यहाँ पे छोड़ी, 10 तारीख को छोड़ी और यहाँ पे मैं 25 तारीख से ज्वाइन हुआ, तो 15 दिन मैं क्या रहा? बेरोजगार रहा। उसे ही कहते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी, क्योंकि एक श्रमिक अपने उज्जवल भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है। यानी पहली कंपनी जो कम सैलरी दे रही थी उसे छोड़ेगा और दूसरी कंपनी जो ज़्यादा सैलरी दे रही है उसको पकड़ेगा, बट उन दोनों के बीच में कुछ समय के लिए वो क्या रहेगा? बेरोजगार रहेगा। उसे ही हम कहते हैं दोस्तों संघर्षात्मक बेरोजगारी। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी, मान लीजिए दोस्तों, मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूं, ठीक है, और उस कॉल सेंटर में मान लीजिए छत गिर गई, या फिर सफेदी हो रही है, या फिर उसका दोबारा से उस ऑफिस को बनाया जा रहा है, तो मेरा बॉस मुझसे कहेगा कि भैया 15 दिन की ना आप सबकी छुट्टी है, पर सैलरी विदाउट पे आपको उसकी सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑफिस को मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो देखिए, जब भी कोई संस्था अपने श्रमिकों को कुछ समय के लिए, यानी मतलब अपनी जो ऑफिस है उसको ठीक कराने के लिए किसी भी कारण से संस्थागत मतलब ढांचे को सुधारने के लिए, स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए अपने श्रमिकों को छुट्टी दे देती है या उनको विदाउट पे लीव देती है, उसे कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। बहुत ही सिंपल है। संरचनात्मक बेरोजगारी को मैं दोबारा से समझा देता हूँ एक बारी आपको। देखिए, मान लीजिए ये एक स्कूल है, ठीक है,
ये एक प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, और इसमें मैं क्या हूँ, टीचर हूँ, ठीक। अब इस प्राइवेट स्कूल में दोस्तों मैं टीचर हूँ और इस स्कूल की क्या की जा रही है, इसको दोबारा से बनाया जा रहा है, या फिर मैं कहूँ इसमें वाइट वॉश हो रहा है, जिसमें 10 दिन का समय लगेगा। तो प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि भाई 10 दिन की छुट्टी है और इसकी आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये जो मैं 10 दिन बेरोजगार रहा, इसे ही हम क्या कहेंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी कहेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि पूर्ण रोजगार होते हुए भी एक देश की अर्थव्यवस्था में ये 4 प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है, और भी होती है, बट ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी जो मैंने आपको समझा दी। अब बात करेंगे न्यून मांग, जो कि आज का टॉपिक है दोस्तों। ये न्यून मांग क्या होता है, स्फीतिक अंतराल क्या होता है, अस्फीतिक अंतराल क्या होता है, यही आज का टॉपिक है। अगर मैं न्यून मांग के लिए आपको डायग्राम के साथ बनाऊं तो बहुत ही सिंपल सी बात है। तो देखिए मैंने क्या किया, पहले आपके लिए एक्स एक्सिस खींचा, वाई एक्सिस खींचा, मूल बिंदु बनाया, ठीक है। ये करना अनिवार्य होता है, ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए आप जानते हैं कि भाई जो ये जो समर्ग पूर्ति है, समर्ग पूर्ति यानी एएस, उसका जो वक्र है वो 45 डिग्री से बनता है, जो कि इनकम को शो करता है, और एएस इक्वल टू सी प्लस एस, ये मैंने आपको बना दिया। अब पूर्ण रोजगार को स्तर को प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए था समग्र मांग का ये स्तर, ठीक है। ये एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट यानी एग्रीगेट डिमांड है एट फुल एम्प्लॉयमेंट, जो कि ई पर प्राप्त हुई है। परंतु समग्र मांग हमारी क्या रह गई, कम रह गई दोस्तों। हमेशा टाइलर बनाने हैं, अपने याद रखना है। परंतु हमारी जो समग्र मांग है वो उससे क्या रह गई, कम रह गई, जिसे हम कह सकते हैं यू, अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो आप ये पॉइंट देख सकते हैं कि हमें जो समग्र मांग का स्तर चाहिए था वो ओ ई चाहिए था, परंतु हमारी जो समग्र मांग है वो ओ एफ ही रह गई, यानी इतना हमें चाहिए था स्तर, बट हमारा स्तर रह गया इतना। सिंपल सी बात। तो आपने देखा कि हमारा संतुलन ई पर भी प्राप्त होगा और संतुलन E1 पे भी प्राप्त होगा। यहाँ पे भी हमारी समग्र पूर्ति और समग्र मांग बराबर है, यहाँ पे भी हमारी समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर है, दोनों बराबर है। यहाँ पे भी आय का संतुलन स्तर प्राप्त हो रहा है, उत्पादन का संतुलन स्तर प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे भी आय का संतुलन प्राप्त हो रहा है, उत्पादन का। आय और उत्पादन का संतुलन स्तर तो वहीं पे प्राप्त हो जाएगा जहाँ पे समग्र पूर्ति और समग्र मांग एक दूसरे के बराबर होगी। जितना बनाया उत्पादकों ने उतना ही उपभोक्ताओं ने खरीद लिया, इसका मतलब ये है। परंतु दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा, हमें तो देखना है रोजगार का संतुलन स्तर। देखिए ई बिंदु पे हमें रोजगार का संतुलन स्तर भी प्राप्त हो रहा है आय और उत्पादन के संतुलन के साथ, परंतु दोस्तों E1 पर हमें रोजगार का संतुलन स्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, यही बात आपने याद रखनी है। तो अब बात करते हैं कि न्यून मांग क्या होती है। बहुत ही सरल सी बात, न्यून मांग का अर्थ होता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करने के लिए जितनी समग्र मांग की आवश्यकता होती है, यदि समग्र मांग उससे कम रह जाए तो उसे हम न्यून मांग कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है कि वह स्थिति है जब AD लेस देन AS पूर्ण रोजगार के स्तर के अनुरूप। तो देखिए E पर हमें पूर्ण रोजगार प्राप्त हो रहा था, परंतु हमें E के बराबर यानी OE स्तर चाहिए था हमें समग्र मांग का, बट हमारा समग्र मांग का जो स्तर था वो OE से घटकर OF ही रहा, जिसकी वजह से दोस्तों क्या हुआ, देश में अल्प रोजगार की स्थिति पैदा हो गई। न्यून मांग के कारण ही दोस्तों देश में अल्प रोजगार होता है। वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें अक्टूबर के महीने की भारत की, तो भारत में दोस्तों न्यून मांग ही चल रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बाजारों में बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं की मांग ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन ने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी कमर तोड़ दी, और रही कुछ ही जो कसर है वो हमारे नेताओं ने पूरी कर दी है। दोस्तों आप जानते हैं भाइयों बहनों
चिंता ना करो, 21 दिन में हम ये कोरोना की लड़ाई जीत जाएंगे। भैया 7 महीने होने वाले हैं, अभी तक तो हम जीते नहीं, शायद हम जीत जाएं। आई होप ऐसा हो जाए, भगवान करे। तो देखिए, आपको ये चीज़ मैंने आपको समझा दी कि न्यून मांग उस मांग को कहते हैं जो पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करने के लिए जितनी समग्र मांग की आवश्यकता होती है, यदि समग्र मांग उससे कम रह जाए तो उसे हम न्यून मांग कहते हैं। अब दोस्तों ये समझते हैं कि स्फीतिक अंतराल क्या होता है। अस्फीतिक अंतराल, अब स्फीतिक अंतराल जिसे डिफ्लेंट्री गैप कहते हैं, इसे डिफिशिएंट डिमांड कहते हैं इंग्लिश में। और आप मेरी डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ा करें, मैं इन सारे पॉइंट्स की इंग्लिश लिखता हूँ वहाँ पे, अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है। क्योंकि कुछ इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी मेरे वीडियोस को देखते हैं और अगर वो चाहते हैं इंग्लिश में देखना तो डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ा करें। डिस्क्रिप्शन में मैं वहाँ पे सारे इंग्लिश के पॉइंट्स लिखता हूँ। अब बात करते हैं स्फीतिक अंतराल, अस्फीतिक अंतराल। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, न्यून मांग और अस्फीतिक अंतराल ये दोनों ही एक ही चीजें हैं। बट क्या देखिए, ये ई है, ये मैंने एक गैप डाला, ठीक है, ये गैप है। ये जो गैप है ना, इसे ही अस्फीतिक अंतराल, अंतराल का मतलब क्या होता है, अंतर। तो अंतर किसका, यानी पूर्ण रोजगार पर समग्र मांग तथा अल्प रोजगार पर समग्र मांग, इन दोनों के बीच के अंतर को अस्फीतिक अंतराल कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है, पूर्ण रोजगार पर समग्र मांग, जो पूर्ण रोजगार यानी एडी एट एफ यानी फुल एम्प्लॉयमेंट, तथा अल्प रोजगार पर समग्र मांग यानी एडी एट यू, इन दोनों के अंतर को, यानी अगर हम एडी एट एफ में से एडी एट यू यानी फुल एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट कर दी तो ये क्या आ जाता है, डिफ्लेंट्री गैप आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों, डिफ्लेंट्री गैप मीन्स अस्फीतिक अंतराल आ जाता है। कितना सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं इसका भी डायग्राम बना के दिखाऊं आपके लिए तो देखिए बहुत ही सिंपल है। मैं इसका अलग से आपके लिए डायग्राम बना देता हूं। डायग्राम तो जितनी कोशिश करें बार बार बनाएं, जितना बनाएंगे उतना आपका हाथ साफ होता रहेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाया जो कि इनकम और एएस को शो कर रहेगा, C+S किया। अब देखिए हमें समग्र मांग को प्राप्त करने, पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करने के लिए हमें एडी एट एफ इतना चाहिए था, बट हमारी समग्र मांग क्या हो गई, कम रह गई। हमारी समग्र मांग क्या रह गई, कम रह गई, क्योंकि हमारे देश में जो हमारे प्रधानमंत्री साहब है वो 18 घंटे काम करते हैं दोस्तों, 18 घंटे, तो कम रह जाती है मांग, जिसकी वजह से क्या कहें हम हमारे राष्ट्रीय मतलब प्रधानमंत्री साहब के लिए कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि देश 10-15 साल पीछे चला गया, ज़्यादा ही चला गया होगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हमारी AS इक्वल टू AD यहाँ पे भी बराबर है, AS इक्वल टू AD यहाँ पे भी बराबर है। बट दोस्तों हमारा जो पूर्ण रोजगार स्तर यहाँ पे प्राप्त हो रहा था रोजगार का, बट यहाँ पे रोजगार नहीं है, ये अल्प रोजगार है, ये पूर्ण रोजगार है, ये अल्प रोजगार है। इन दोनों के ही अंतर को अगर मैं बात करूं, इन दोनों के ही अंतर को हम क्या कहेंगे, अस्फीतिक अंतराल। अंतराल मतलब क्या होता है, अंतर ही तो होता है यार। देखिए ना, अंतराल पूर्ण रोजगार पर समग्र मांग तथा अल्प रोजगार पर समग्र मांग के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, अस्फीतिक अंतराल कहते हैं, डिफ्लेंट्री गैप कहते हैं। या अगर मैं इसे अपने शब्द में कहूं तो इसे हम मंदी काल कहते हैं। जब देश की अर्थव्यवस्था मंदी से गुजर रही होती है, जैसा कि दोस्तों भारत में हो रहा है इस समय, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा मंदी से गुजर रही है। आपको पता है कि लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं दोस्तों। मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अगर आप में से कोई मुझे डोनेट करना चाहे
तो भैया मैं पेटीएम नंबर दे देता हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में आप मुझे डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हैं कि स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर सब बंद कर रखे हैं और हमारा काम उसी से जुड़ा हुआ है। तो देखिए चलिए, ये आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि अस्फीतिक अंतराल के कारण क्या होते हैं, मतलब ऐसे कौन से ऐसे कारण रहते हैं जिससे देश में मंदीकाल या फिर अस्फीतिक अंतराल या फिर न्यून मांग पैदा होती है। अगर आपसे न्यून मांग के कारण पूछे तो यही है, मंदीकाल के कारण पूछे तो यही है, और अस्फीतिक की तो है ये। क्योंकि अस्फीतिक अंतराल इक्वल टू न्यून मांग इक्वल टू मंदीकाल, ठीक है, यही सबसे मेन बात है दोस्तों। अब जरा इसको समझिए, कारण समझिए कि अगर आज भारत में अस्फीतिक अंतराल यानी मंदीकाल चल रहा है तो उसके पीछे के क्या कारण है। उसके पीछे का पहला इंपॉर्टेंट कारण है कि भाई जो निजी उपभोग व्यय में कमी आ गई है। आपने देखा होगा मार्केट्स में, भले आप संडे मार्केट चले जाओ, मंडे मार्केट चले जाओ, ट्यूसडे मार्केट चले जाओ, अपने आसपास की दुकानें देखो, पहले की तरह क्या वहाँ पे लोग जुट रहे हैं? पहले की तरह वहाँ पे क्या सामान बेचा और ख़रीदा जा रहा है? नहीं ना दोस्तों। क्यों, कैसे ख़रीदा जाएगा आप मुझे बताइए। जब लोगों के पास रोज़गार ही नहीं है तो भैया उनको आय नहीं हो रही है। जब उनके पास आय ही नहीं होगी तो वह कहाँ से करेंगे। तो भैया सिंपल सी बात, मंदी काल का सबसे पहला कारण होता है निजी उपभोग व्यय में कमी, जो परिवार के द्वारा खर्च किया जाता है अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए। देखिए, मैं और मेरे परिवार अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाजार से जो भी वस्तु या सेवाएं खरीदते हैं उन्हें हम निजी उपभोग कहते हैं। और ऐसे ही पूरे भारत की पूरी जनता जो भी अपने परिवार के लिए या अपने लिए व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो भी पैसा खर्च करती है उसे ही हम निजी उपभोग कहते हैं। और तब इसी निजी उपभोग में जब कमी आती है ना दोस्तों, तभी देश में क्या होता है, मंदी काल होता है, यानी अस्फीतिक अंतराल होता है। और यार आप ये सोचिए ना, कमी क्यों आएगी? आप अपनी ज़रूरतों को कम क्यों कर देते हो? क्योंकि आपकी आय कम हो गई। अब आपकी आय ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है, अगेन हमारे प्रधानमंत्री साहब 18 घंटे काम कर रहे हैं, जिसका कारण ये है कि देश में बेरोजगारी फैलती जा रही है। तो भैया मैं तो ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहता हूं कि जो 18 घंटे काम करें। भैया 8 ही घंटे काम कर लें, बट हमें भी कुछ काम करने दें, क्योंकि हमारे बदले का काम तो वो सारा खुद ही कर लेते हैं, तो हमें कहाँ से नौकरी मिलेगी, ठीक है ना। तो भैया मैं थोड़ा सा कटाक्ष कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा किसी को बुरा लगे तो देखिए, दूसरी बात करते हैं निवेश व्यय में कमी। देखिए दोस्तों, जब हम अपनी आय में से व्यय करते हैं, ठीक है, व्यय करते हैं, जब वो हमारा व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है, व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है, तो उसे हम उपभोग कहते हैं। और जब हमारा व्यापारिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं हम, तो वो निवेश कहलाता है। दोस्तों, जब आय कम हो गई तो उपभोग भी कम होगा, निवेश भी कम होगा, और निज उपभोग में कमी आने से, निवेश में कमी आने से न्यून मांग पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि न्यून मांग के दो ही तो घटक क्या है, समग्र मांग के कौन से दो घटक है, C+I, यानी जब हमारा ये C कम हो रहा है, आई कम हो रहा है, तो नेचुरल सी बात है हमारा AD भी तो कम होगा। और जब AD कम होगा तो देश में मंदी काल आएगा और देश ना एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाएगा दोस्तों। जो संतुलन है वो चलता रहेगा, लोगों की नौकरियां ही नहीं मिलेगी। आपको पता है 14 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है 2020 में। तो ये आप समझ सकते हैं, जब नौकरियां जाएगी, रोजगार कम होगा, उत्पादन कम होगा तो आय कम होगी, आय कम होगा तो व्यय कम होगा, और व्यय कम होगा तो देश में मंदी काल आ जाएगा। अब बात करते हैं सरकारी व्यय में कमी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम G बोलते हैं, इसे हम C से डिनोट करते हैं, इसे हम I से डिनोट करते हैं, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, G से, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है दोस्तों। गवर्नमेंट
तो भारत सरकार की क्या तारीफ की जाए। आपको पता है कि जो सरकारी व्यय है, मनरेगा है, और जो भी गरीबों के लिए योजनाएं चलाई हुई थी, उन सब में भारी कटौती की गई है। यहाँ तक कि शिक्षा के बजट में भी, और बजट तो ये बहुत बड़े बड़े घोषित कर देते हैं, बट वो उसका यूज ही नहीं करते हैं। यानी पूरा सत्र, पूरा साल खत्म हो जाता है, बट वो पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा अगेन, 18-18 घंटे काम करते हैं। 18-18 घंटे काम करने के बाद भी ये देश का इतनी बर्बादी पे चल रहा है दोस्तों। हमारा देश, भारत देश, क्योंकि ये किसी भी पार्टी का देश नहीं है, ये भारत की जनता का देश है। और दोस्तों, मैं और आप भी जनता है, और हमें बोलने का अधिकार है। क्योंकि देखिए, सरकारी व्यय में कमी भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, न्यून मांग में कमी। क्योंकि जब जो गरीब वर्ग होता है, जो निचला तबका होता है, जो जिनकी आय बहुत ज़्यादा कम होती है, सरकार उनके लिए फ्री राशन, फ्री किताबें, ये सब देती है। बट अभी उसमें भारी कमी है, क्योंकि आपको पता है कि भारत सरकार ये रोना रो रही है कि उसे जीएसटी में बहुत ज़्यादा हानि हुई है, उसे जीएसटी कलेक्शन नहीं मिल रहा है। हम राज्यों को जीएसटी कलेक्शन नहीं दे पाएंगे। मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या है भैया। देखिए, निर्यातों में गिरावट, ये भी एक कारण है अस्फीतिक अंतराल का। निर्यातों में गिरावट का मतलब क्या कि भारत एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहा है। जब एक्सपोर्ट कम करेगा तो वहां से इनकम कम आएगी, इनकम कम आएगी तो एक्सपेंडिचर कम होगा, आगे हमारा न्यून मांग का कारण हो गया। यार सिंपल सी बात है। पहले अगर हम बात करें, अगर निर्यात ज़्यादा होते थे, बट अब कम हो गए, आयात में वृद्धि हो रही है। आपको पता है कि चाइना से ही हम सारा मंगा रहे हैं। हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई, किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। यानी हमारी जो सरकार है, निर्यात बहुत कम कर रही है, आयात कर रही है। देश में मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रही है। जब मैन्युफैक्चरिंग ही देश में नहीं होगी दोस्तों, मेक इन इंडिया के तहत, तो रोजगार कहाँ से आएगा, कहाँ से रोजगार पैदा होगा? तो आप समझ सकते हैं। तो आयातों में कमी हो गई, ये भी कारण। कर भार में वृद्धि, और आपको तो पता ही है दोस्तों, आपको कर देना ही देना है। आप देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल कितना बढ़ गया है, मतलब 80 रुपये, कोई हद है दोस्तों। मतलब आप समझ सकते हैं कि सब्जी, फल कितने महंगे हो गए हैं, क्यों? उन पे टैक्स लग रहा है। कर में वृद्धि होना ना एक तरीके से न्यून मांग में कमी होता है। क्योंकि जो व्यक्ति ये देखता है कि यार मैं एक कलर टीवी खरीदने जा रहा हूँ एलईडी, यार उसमें तो जीएसटी मुझे 1500 रुपये देना है, किस बात का यार, तो मैं नहीं ले रहा। तो इस बात की मतलब, कर हमेशा वस्तु की कीमत को क्या करता है? बढ़ा देता है। जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता उसकी मांग कम करते हैं, और जब उपभोक्ता उसकी मांग कम करते हैं तो दोस्तों देश में न्यून मांग और अस्फीतिक अंतराल उत्पन्न हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये सारे के सारे पॉइंट मैंने अच्छी तरीके से बता दिए वर्तमान स्थिति के कारण। देखिए दोस्तों, मैं किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी भी गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं हूँ, बट मैं तो आपको वर्तमान स्थिति के बारे में समझाना चाहता हूँ। तो भैया एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा 18 घंटों का, है ना? तो 18 घंटे काम करते हैं हम, ऐसा नहीं बोलेंगे। योगा करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, और आपको तो पता ही है कि कितनी मेहनत करते हैं। न्यून मांग के परिणाम, अब भैया अगर न्यून मांग या अस्फीतिक अंतराल या मंदी काल जब देश की अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो जाता है तो उसके क्या परिणाम निकल पड़ते हैं देश की अर्थव्यवस्था में? सबसे पहले दोस्तों कि देश में उत्पादित सभी वस्तुएं तथा सेवाएं बिना बिके रह जाती हैं। यानी बहुत सारा जो वास्तविक स्टॉक होता है वो क्या होता है दोस्तों, बहुत सारी वस्तुएं बिना बिकी रह जाती है। अब देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यून मांग का मतलब क्या, कि जो एडी है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त करने के लिए चाहता है, फुल एम्प्लॉयमेंट एडी उससे क्या रह गया है? कम रह गया है। हमें कम रह गया है। मान लीजिए 100 चाहिए थी हमें समग्र मांग, बट हमारी समग्र मांग 80 रह गई। अब जब समग्र मांग कम रह जाएगी तो उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाओं को कम खरीदेंगे, तो नेचुरल सी बात है ना कि साल के अंत में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होंगी, सेवाएं होंगी जो बिना बिकी रह जाएंगी, जिसके वजह से क्या होगा? लाभ सिकुड़ने लगेंगे। यानी जो बहुत सारे उत्पादक वर्ग हैं उनको लाभ में कमी आएगी उनकी। अब भाई लाभ में कमी आएगी
तो नेचुरल सी बात है सैलरी में भी कमी आ जाएगी लोगों की। तो देखिए जिसके कारण लाभ सिकुड़ने लगते हैं यानी हानि होने लगती है लोगों को यानी उत्पादक वर्ग को, जिससे निवेश निरुत्साहित होने लगता है। अब अगली बार जो उत्पादक जिन्होंने इस साल इतना मैन्युफैक्चरिंग करके रख रखी थी, इतनी सारी वस्तुएं बनाई थी, इतनी सारी सेवाएं बनाई थी, वो अब अगले साल उतनी योजना नहीं बनाएगा। उसके दिल में डर बैठ जाएगा कि कहीं अगले साल ऐसा ना हो कि मेरी वस्तुएं बिना बिकी रह जाए, क्योंकि भैया बहुत बड़ा लॉस हो गया था मुझे। तो भैया निवेश में कमी आ जाएगी। देख रहे हैं आप, निवेश में कमी आने का मतलब होता है आय में कमी आना, आय में कमी आने का मतलब है उपभोग में कमी आना, उपभोग में कमी आने का मतलब अगेन आय में कमी आना। तो देश मतलब गरीबी में जीता है, मतलब मंदी काल की ऐसी चपेट लगती है ना। एक बारी दोस्तों अगर आधी मांग है ना, अधिक मांग है चलेगा, बट न्यून मांग नहीं चलेगा। ठीक है, महंगी हो रही है। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे जमीनें बहुत महंगी थी, मकान बहुत महंगे थे, तब भी लोग खरीद रहे थे। ठीक है, लोगों के पास पैसा था, खरीद रहे थे। बट अभी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी साहब के टाइम पे मकान, दुकान ये सब बहुत सस्ते हैं, बट खरीद कौन रहा है, पैसा ही नहीं है। तो भैया मंदी काल नहीं चलेगा, तेजी काल चलेगा। तेजी काल फिर भी सही है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। वैसे तो हर देश की सरकार ये कोशिश करती है कि देश में सामान्य काल रहे, ना कि तेजी काल, ना ही मंदी काल। बट दोस्तों मैंने आपसे कहा तेजी काल, मंदी काल देश की अर्थव्यवस्था में चलता रहता है। और अर्थव्यवस्था में आय, रोजगार का स्तर क्या होगा, घटने लगेगा। देखिए अगेन रोजगार का स्तर घटने लगेगा, रोजगार कम आएगा, आय कम होगी, आय कम होगी, व्यय कम होगा, व्यय कम होगा, निवेश कम होगा। तो ये एक बहुत बड़ा जाल है दोस्तों जिस पे भारत फंस चुका है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ आ गई। अब बात करते हैं आधी मांग की, कि भाई आधी मांग क्या होती है। आधी मांग का मतलब होता है दोस्तों कि पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करने के लिए जितनी समग्र मांग की आवश्यकता थी, समग्र मांग उससे ज्यादा थी। जैसा कि 2014 से पहले हमारे देश में स्थिति थी। उसके बाद तो दोस्तों देश ने ऐसी करवट पकड़ी कि देश लगातार न्यून मांग की चपेट पे आता गया, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री साहब 18 घंटे काम करते हैं, हमारे बदले का भी काम कर लेते हैं वो। देखिए तो देखिए अब ये आधी मांग के डायग्राम को समझाने के लिए मैं पहले आपको डायग्राम बनाता हूँ। देखिए ये 45 डिग्री है, y इक्वल टू AS इक्वल टू C+S। ठीक है, पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करने के लिए इतनी समग्र मांग की जरूरत थी। E पर प्राप्त हो रहा था पूर्ण रोजगार, यानी AD एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बट समग्र मांग क्या हो गया, समग्र मांग उससे भी ज्यादा रही, जैसा कि पहले था हमारे देश में। AD एट बियॉन्ड, बियॉन्ड मीन्स E से डिनोट करते हैं इसे, E। तो दोस्तों ये E2 बिंदु है, ये क्या है, E2 बिंदु है। देखिए पूर्ण रोजगार आपको यहीं पे प्राप्त हो रहा है, पूर्ण रोजगार आपको यहीं पे प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे AD एट फुल एम्प्लॉयमेंट लिखा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपको प्राप्त, E2 पर अति पूर्ण रोजगार। अति पूर्ण रोजगार, अति पूर्ण रोजगार मतलब वर्तमान मजदूरी दर पर जितने काम करने के इच्छुक थे उनको तो मिला ही मिला, साथ में उनके साथ और भी ज्यादा लोगों को मिल गया। तो देखिए ये जो E2 है ना, ये देश में आधी मांग को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी यहाँ पे लिख भी रखा है कि आधी मांग वह स्थिति है जब समग्र पूर्ति, समग्र मांग समग्र पूर्ति से ज्यादा होता है पूर्ण रोजगार के स्तर के अनुरूप। तो ये मैंने आपको समझा दिया। न्यून मांग इसका उल्टा था। न्यून मांग में क्या मैंने बताया था कि हमें पूर्ण रोजगार के लिए कितना चाहिए थे, OE चाहिए था, बट पूर्ण रोजगार क्या हो गया, उससे ज्यादा हमारा OG हो गया। अगर मैं इससे नीचे से खींचूंगा तो वो क्या हो जाएगी, न्यून मांग हो जाएगी। तो न्यून मांग होती है, आधी मांग होती है और फिर पूर्ण मांग होती है, यानी पूर्ण रोजगार के स्तर पे। तो आधी मांग बहुत ही सिंपल है। अब इसे आय स्फीतिक अंतराल से और ज्यादा क्लियर करते हैं कि भैया ये जो आय स्फीतिक अंतराल है ये क्या है, स्फीतिक अंतराल जिसे कहते हैं। स्फीतिक अंतराल बिल्कुल उल्टा, आय स्फीतिक अंतराल का बिल्कुल उल्टा।
पूर्ण रोजगार के बाद की समग्र मांग, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, अति पूर्ण रोजगार पर समग्र मांग, अति पूर्ण रोजगार पर समग्र मांग तथा पूर्ण रोजगार वाली समग्र मांग के अंतर को के बराबर होती है। देखिए यहां पे लिख भी रखा है यार, अंतराल, तो ये अंतर है किसका भाई, जहां पे अति पूर्ण रोजगार मांग है, यानी अगर हम ADE यानी अति पूर्ण रोजगार में से AD@F घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्फीतिक अंतराल। क्या मिलेगा, स्फीतिक अंतराल, यानी इन्फ्लेंटरी गैप मिलेगा। इन्फ्लेंटरी गैप कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर मैं इसको डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहूँ तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है मेरे दोस्तों। देखिए मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, ये लीजिए, ये बन गया हमारा 45, ये Y है, AS है, C+S है, ठीक है। देखिए AD एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, AD एट फुल एम्प्लॉयमेंट, हमारा AD उससे भी ज़्यादा है भाई। AD एट, ये दिन पता नहीं कब आएंगे भारत में दोबारा लौट के, कि भारत में तेजी काल चले और भारत की अर्थव्यवस्था पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि अभी तो नेगेटिव हो रखी है। तो देखिए ये E है, ये E2 है। तो दोस्तों ये जो गैप है, ये जो गैप है, देखिए ये E2 है, ये E है। देखो समग्र मांग समग्र पूर्ति यहाँ पे भी बराबर है, समग्र पूर्ति और समग्र मांग यहाँ पे भी बराबर है। यहाँ पे भी आय का संतुलन स्तर प्राप्त हो रहा है, उत्पादन का संतुलन स्तर प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे हमें पूर्ण रोजगार पे प्राप्त हो रहा है। जितने योग्य लोग थे, वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार थे, उन सभी को रोजगार मिल रहा है। बट यहाँ पे उनको भी मिल रहा है जो योग्य नहीं थे। अब क्या होगा, प्रति इकाई लागत वस्तु की बढ़ जाएगी, देश में वस्तु तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगेंगी। चलेगा, घटने ना लगे। ऐसा ना हो कि कीमतें घट रही हैं बट लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। बढ़ रही है, कम से कम लोगों के पास पैसा तो है खरीदने के लिए। तो इसलिए भैया मंदी काल से ज़्यादा बढ़िया होता है तेजी काल, बट मंदी काल बहुत ज़्यादा भयानक होता है। वैसे तो देश में हमेशा सामान्य काल चलना चाहिए, बट फिर भी मैं कहता हूँ कि तेजी काल अच्छा रहता है। ये जो गैप है दोस्तों, ये जो गैप है, इसे हम कहते हैं इन्फ्लेंटरी गैप, यानी स्फीतिक अंतराल। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। अब बात करते हैं स्फीतिक अंतराल यानी अधिमांग के क्या कारण हैं, कि देश की अर्थव्यवस्था में वो कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से देश में क्या चलता है, अधिमांग होती है या स्फीतिक अंतराल होता है या फिर तेजी काल चल रहा होता है। तो निजी उपभोग में वृद्धि, आपको पता है लोग बागों के पास पैसा है, ज़्यादा है, इस वजह से वो कर रहे हैं। ये मैं आपको डिस्कस कर ही चुका हूं, उन्हीं का उल्टा है। देखिए आय स्फीतिक अंतराल के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको उल्टा कर देंगे। अगर देखो निजी उपभोग में वृद्धि होगी तो अधिमांग होगा, देश में कमी होगी तो न्यून मांग होगा, सिंपल। निवेश में वृद्धि होगी, ये मैंने कमी लिख दी है, वृद्धि होगी, सॉरी वृद्धि। अगर निवेश में वृद्धि होगी तो देश में आधी मांग होगी, कमी होगी तो न्यून मांग होगी, या मैं कहूँ वृद्धि होगी तो स्फीतिक अंतराल होगा, कमी होगी तो अस्फीतिक अंतराल होगा। सरकारी व्यय में वृद्धि होगी तो अधिमांग होगी, सरकारी व्यय में कमी होगी तो न्यून मांग होगी। निर्यातों में वृद्धि होगी तो अधिमांग होगी, निर्यातों में कमी होगी तो न्यून मांग होगी, सिंपल। आयातों में कमी होगी तो अधिमांग है, आयातों में वृद्धि होगी तो न्यून मांग है। कर भार में कमी होगी तो भैया सिंपल सी बात है अधिमांग है, और अगर करों में कमी होगी तो वो न्यून मांग है। कितना सिंपल है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस ऐसा नहीं है। आप इसे स्फीतिक, अस्फीतिक, न्यून, अधिमांग दिमाग से निकाल दो। आपने दिमाग में रखना है तेजी काल और मंदी काल, बस। तेजी काल, मंदी काल, मंदी चल रही है, तेजी चल रही है, क्योंकि आप इससे ज्यादा परिचित है, क्योंकि बचपन से आप ये वर्ड सुनते आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में उसी चीज को हम तेजी काल को स्फीतिक अंतराल या फिर अधिमांग के नाम से संबोधित करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप उन शब्दों को मैं बताने की कोशिश करता हूं जो आपकी लाइफ से जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अधिमांग के क्या कारण पड़ते हैं एक देश की अर्थव्यवस्था में, परिणाम क्या होते हैं। भाई देश में मुद्रास्फीति फैल जाती है। मुद्रास्फीति
मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है दोस्तों? जब सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें आसमान छूने लगती है, जिसे आप एक नाम से जानते हो, महंगाई। महंगाई आपने सुना है ना, हाई महंगाई, आपने सुना है ये वर्ड, महंगाई महंगाई हाई महंगाई। आपने अगर ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं तो रोटी कपड़ा और मकान है, एक बहुत अच्छी फिल्म है मनोज कुमार की, उस फिल्म को देखें, आपको मुद्रास्फीति समझ में आ जाएगी कि क्या होती है। देखिए, मुद्रास्फीति का मतलब होता है मेरे दोस्तों महंगाई, जिसे हम महंगाई कहते हैं, महंगाई। क्योंकि ये तो आपको पता है, ये वर्ड तो आप बहुत ही, आपके मम्मी पापा, आपके आसपास के लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। महंगाई जो हो रही है, बड़ा महंगा हो गया है। तो महंगाई क्या होता है? यानी कीमतों में वृद्धि होती है। और कीमतों में वृद्धि क्यों होती है? अधिमांग के कारण। क्योंकि दोस्तों रोजगार का स्तर ज़्यादा होता है, जितना चाहिए था उससे ज़्यादा होता है। तो नेचुरल सी बात है, उन श्रमिकों को सैलरी भी देनी पड़ेगी, और वो सैलरी कहाँ से दी जाएगी? उस वस्तु की कॉस्ट से ही दी जाएगी। तो प्रति इकाई लागत जो होती है वस्तु की, वो बढ़ जाती है, जिसको निकालने के लिए उत्पादक अपनी वस्तुओं की कीमतों को उससे ज्यादा निर्धारित करते हैं, जिससे देश में मुद्रास्फीति फैल जाती है दोस्तों, महंगाई होने लगती है। तो आपने देखा होगा कि महंगाई तो अभी भी बहुत है हमारे देश में, ठीक है, जबकि न्यून मांग चल रही है, पर उल्टा चल रहा है। क्योंकि आपको पता है हमारे देश के जो साहब हैं वो 18 घंटे काम करते हैं, तो वो भैया न्यून मांग में भी महंगाई लिया है वो। मतलब क्या टैलेंट है, मैं आपसे क्या कहूँ। देखिए, देश में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती है, सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती है, क्योंकि मुद्रास्फीति है। देश में तेजी काल होता है, तेजी काल होता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे तेजी काल। भले महंगाई होती है पर खरीदने के लिए पैसे तो होते हैं। बट अभी तो क्या है, महंगाई भी चल रही है हमारे देश में, न्यून मांग भी चल रही है, रोजगार भी नहीं है। मतलब अजीब सी स्थिति है हमारे देश की। अभी अगर हम बात करें, अब बात करेंगे दोस्तों हम कि ये जो न्यून मांग होती है, अधिक मांग होती है, या फिर स्फीतिक अंतराल होता है, या अस्फीतिक अंतराल होता है, या फिर हम कहें कि जो तेजी काल होता है या जो मंदी काल होता है, उन्हें ठीक भी तो करना होता है, या ऐसे खराब ही रहने दे? नहीं भैया, ठीक करना होता है। ठीक नहीं करोगे तो ठीक करने लायक भी नहीं रहोगे, ठीक है। क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि जनता किस तरीके से अपना आक्रोश प्रकट कर रही है सड़कों पर, ठीक है। और सड़कों पर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है इस समय, क्योंकि दोस्तों लोग परेशान हो गए हैं अपनी कमियों के कारण, ठीक है, मतलब बेरोजगारी के कारण दोस्तों। तो ये जो आधी मांग जिसे हम तेजी काल कहते हैं, न्यून मांग जिसे हम मंदी काल कहते हैं, इन्हें ठीक करने के दो तरीके के टूल्स हैं। यानी एक देश की जो सरकार होती है उसका ये कर्तव्य बनता है कि इसे ठीक किया जाए, जो कि कीनजन ने सुझाया था। क्योंकि 1929 में और 30 में एक बहुत बड़ा झटका लगा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं को। उनको अकल आ गई थी कि भैया अगर हम बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही सारा पेज सौंप देंगे तो उद्योगपति तो बेच के खा जाएंगे देश को। इसलिए देश की सरकार का इन्वॉल्वमेंट इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज में होना जरूरी है। ये कीनजन ने कहा था। जो क्लासिकल विचारधारा थी, जो परंपरावादी विचारधारा थे, वो तो ये कहते थे कि नहीं 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 साहब, सरकार का काम तो बस देश को आक्रमण से बचाना और देश में शांति सुरक्षा रखना है। बट कीनजन ने कहा भाई अफीम खा के आए हो क्या, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कीनजन की विचारधारा से ही पढ़ते हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र को। कीनजन वन ऑफ द फाइनेस्ट इकोनॉमिक्स था दोस्तों, जिसने सही राय दी सरकारों को और खासकर पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं को। एक होती है दोस्तों हमारी राजकोषीय नीति और एक होती है हमारी मौद्रिक नीति। ये जो राजकोषीय नीति होती है ना दोस्तों, इसी देश की सरकार सरकारी बजट के माध्यम से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है, जो सरकार से नहीं हो रहा। बजट, गवर्नमेंट बजट जिसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब एक देश की सरकार आधी मांग और न्यून मांग को सरकारी बजट के माध्यम से ठीक करने का प्रयास करती है, उसमें प्रावधान करके, तो उसे हम राजकोषीय नीति कहते हैं। जब एक देश का केंद्रीय बैंक, एक देश का केंद्रीय बैंक, ये हमारे केंद्रीय बैंक है भाई, एक देश का जब केंद्रीय बैंक
एक देश की अर्थव्यवस्था में आधी मांग या न्यून मांग को ठीक करने का प्रयास करता है तो उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। जब सरकार सरकारी बजट के माध्यम से ठीक करने की कोशिश करती है तो उसे हम राजकोषीय नीति कहते हैं। और जब सरकार का जो सबसे बड़ा बैंक होता है जिसे हम केंद्रीय बैंक कहते हैं, जैसे कि भारत में आरबीआई है, वो करता है ठीक तो उसे फिर हम मौद्रिक नीति कहते हैं। अब बात करते हैं हम कि राजकोषीय नीति में कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले सरकारी व्यय। देश की सरकार देखती है कि अगर देश में तेजी काल चल रहा है तो सरकारी व्यय को क्या कर देती है, कम कर देती है। और अगर देखती है कि सरकारी न्यून मांग चल रही है यानी मंदी काल चल रही है तो वो सरकारी व्यय को बढ़ा देती है। सिंपल सी बात। कर, अगर देश में तेजी काल चल रहा है तो कर को बढ़ा दिया जाता है, मंदी काल चल रहा है तो कर को घटा दिया जाता है। सिंपल, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सार्वजनिक उधार जो जनता से लिया जाता है, अगर देश में तेजी काल चल रहा है तो बढ़ा दिया जाता है, मंदी काल चल रहा है तो घटा दिया जाता है। बहुत ही सिंपल। सार्वजनिक उधार क्या होता है, मैंने आपको बताया, जब देश की सरकार देश की जनता से क्या लेती है, उधार लेती है। जैसे आपने एनएससी सुना होगा, नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स, जिन्हें एनएससी कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। जब देश की गवर्नमेंट क्या करती है, बेचती है, उससे पैसा आ जाता है गवर्नमेंट के पास। ऐसा कब करेगी गवर्नमेंट, जब देश में क्या चल रहा हो, तेजी काल चल रहा हो, ठीक है। और जब मंदी काल चल रहा होता है तो दोस्तों वो इनसे खरीद लेती है अपने वापस, ताकि लोगों के पास पैसा जाए। आरबीआई से उधार, आपको पता ही है, रघुराम राजन जी, और अभी तो आपको पता है कि 1.72 करोड़ रुपीस मतलब हमारी वर्तमान सरकार ने आरबीआई से लिया था। तो देखिए, जब तेजी काल चल रहा होता है तो ये उधार नहीं लिया जाता, कम कर दिया जाता है। मंदी काल चल रहा है तो उधार लेती है। देश में देखिए कितनी अच्छी स्थिति चल रही है, मंदी काल भी है तब भी महंगाई है, जबकि मंदी काल तेजी काल भी हो, महंगाई हमेशा तेजी काल में चलती है। बट भैया आपको पता ही है, हमारे जो सरकार है वो आउटस्टैंडिंग मतलब वर्ड ही नहीं है मेरे पास उनकी तारीफ के लिए। दोस्तों अभी भी सुधर जाइए, क्योंकि कुछ अंधभक्त इस वीडियो को भी देख रहे होंगे जिन्हें बुरा लग रहा होगा। बट दोस्तों मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ, मुझे बहुत अच्छी समझ है इकोनॉमिक्स की, तभी मैं ये सारी बातें कह रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों 2024 में इनका सुपड़ा साफ करते हैं आप। तो देखिए, अब मौद्रिक नीति की बात करते हैं। इनको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं कि रेपो रेट और बैंक दर। रेपो रेट क्या होती है, रेपो दर क्या होती है, जिसमें केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को सिक्योरिटी के साथ ऋण देता है, यानी जमानत के बदले में देता है, उस दर को हम रेपो दर कहते हैं। बैंक दर क्या होती है, जो बिना किसी जमानत के दिए जाती है केंद्रीय बैंक के द्वारा वाणिज्य बैंक को। अगर देश में तेजी काल चल रहा होता है तो इन दोनों में क्या कर दी जाती है, बढ़ा दिया जाता है इन्हें। मंदी काल चल रहा है तो इन्हें घटा दिया जाता है। सिंपल सी बात, इन्हें मैं पहले ही समझा चुका हूं। खुले बाजार की क्रियाएं, जब देश में तेजी काल चल रहा होता है यानी आधी मांग चल रही होती है तो भैया खुले बाजार की क्रियाओं में जो केंद्रीय बैंक है वो क्या करता है, सेलिंग करता है। क्या करता है, सेल करता है, बाय करता है, सेल करता है, यानी अपनी केंद्रीय बैंक क्या करता है, बॉन्ड्स, एनएससी सिक्योरिटी इनको बेचता है ताकि लोगों का पैसा उस तक आ जाए और देश में सामान निकाला जाए। जबकि मंदी काल होता है, देखो तेजी काल में तो वो क्या करता है, सेल करता है, और मंदी काल में वो बाय कर लेता है। तो देखिए, खुले बाजार की क्रियाओं का अर्थ होता है जब मतलब शेयर मार्केट में हम जो सरकारी कंपनियां होती हैं उनके शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड ये सब बेचे जाते हैं, बेचे और खरीदे जाते हैं। कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है। ये होता है खुले बाजार की क्रियाएं। CRR यानी कैश रिजर्व रेशो, जिसे नगद निधि अनुपात कहते हैं, अगर देश में तेजी काल चल रहा होता है तो इसे बढ़ा दिया जाता है, मंदी काल चल रहा होता है तो इसे घटा दिया जाता है। दोस्तों बैंक वाले चैप्टर में ये मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको ऑलरेडी बहुत पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं बता रहा।
वैधानिक तरलता अनुपात, अगर देश में तेजी काल चल रहा होता है तो इसको क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। मंदी काल चल रहा था तो इसे घटा दिया जाता है। देखिए, नगद निधि अनुपात का मतलब होता है कि वो एक अमाउंट जो एक वाणिज्य बैंक को कैश या करंट एसेट के रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखना ही पड़ता है अनिवार्य रूप से। और SLR का मतलब होता है कि वो अपनी कुल संपत्ति का अमाउंट जो उसे कैश या फिर करंट एसेट के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। तो तेजी काल में दोनों को बढ़ा दिया जाता है और मंदी काल में दोनों को घटा दिया जाता है। सिंपल। सीमांत आवश्यकता, सीमांत आवश्यकता का मतलब क्या कि अगर मैं बैंक से 2 करोड़ रुपए उधार ले रहा हूं यानी लोन ले रहा हूं तो मुझे उससे ज्यादा उस वैल्यू से ज्यादा मुझे क्या देनी पड़ेगी, अपनी कोई स्थिर परिसंपत्ति देनी पड़ेगी। तो उन दोनों के डिफरेंस को हम सीमांत आवश्यकता कहते हैं। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं 2 लाख का और आपको बैंक कह रहा है कि भैया आप क्या लाओ, कोई सिक्योरिटी लाओ, तो सिक्योरिटी क्या होती है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको उससे ज्यादा देना पड़ेगा। मान लो 3 लाख रुपए की आपने स्थिर परिसंपत्ति अपने घर के कागज रख दिए, तो 3 लाख 2 लाख आपने लोन लिए, 3 लाख की आपकी संपत्ति है, तो गैप कितना है, 1 लाख। 1 लाख उसी को हम कहते हैं सीमांत आवश्यकता। नैतिक दबाव, नैतिक दबाव भी कोशिश करता है कि देश के जो केंद्रीय बैंक है वो वाणिज्य बैंकों को समझाता है कि यार समझ जाओ, देश के जो नागरिक है ना अब तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे, ज़्यादा ऐसा आतंक पीटोगे ना तो बैंक, जब पब्लिक आएगी ना और जब पब्लिक मारती है ना तो कोई नहीं बचाता है, आपको पता ही यार बात। क्योंकि भीड़ जब मारने पे आ जाती है ना किसी को तो भैया अच्छे अच्छे भागते नजर आते हैं। तो ये केंद्रीय बैंक समझाता है कि भैया सुधर जाओ, बहुत पैसा कमा रहे हो तुम, थोड़ा ठहर जाओ, समझ जाओ, नहीं तो जनता आपको सबक सिखा देगी। राग साकनी, मतलब देखिए, मैं नैतिक दबाव राग की राशनिक मतलब क्या, मतलब जो भी केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है तो उसको फिक्स कर देता है कि भाई इस सेक्टर को, ऑटो सेक्टर को इतना देंगे, प्राइवेट सेक्टर को आप इतना देंगे, होम लोन, पर्सनल लोन का इतना, मतलब फिक्स कर देता है, रेशियो बना देता है। अगर तेजी काल चल रहा हो तो, मंदी काल चल रहा था तो उस रेशियो को तोड़ देता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा? अगर किसी को बुरा लगा हो कि मैंने हमारे मान्यवर प्रधानमंत्री जी को 18 घंटे वाली बात पे कहा तो भैया मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। बट दोस्तों मैंने वास्तविकता बोली और वास्तविकता बोलने में कोई भी हर्ज नहीं होता, बट मैं एज अ व्यूवर आपको ये कह रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं मेरे द्वारा कि आपको थोड़ी सी कॉमेडी के साथ मैं आपको पढ़ाऊँ, अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं, शेयर कर जरूर करें वीडियो को, और अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।